हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक पावर सीरीज, जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक टॉपिक है। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे टेलर सीरीज को और लॉरेंट सीरीज को, जो कि आप अपने एमएससी के अंदर पढ़ चुके होंगे या फिर अभी पढ़ रहे होंगे। तो पावर सीरीज बेसिकली हमारी क्या होती है, पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन आफ्टर हम टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज को इसी वीडियो को डिस्कस करके कंक्लूड करेंगे हमारी पावर सीरीज को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड हमारे पास में दिया गया हो, ठीक है, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड दिया गया है, ठीक है, और वो z बराबर a पर एनालिटिक है, z बराबर a। अब ये z बराबर a एक्चुअल में क्या है, एक पॉइंट है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक रीजन है, ठीक है, इस रीजन में हमारे पास में बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे नेबरहुड पॉइंट्स हमारे पास में अवेलेबल है। इसमें से किसी एक पॉइंट पर या फिर किसी भी पॉइंट पर, इनसाइड रीजन के किसी भी पॉइंट पर हमारा फंक्शन क्या हो, एनालिटिक हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता एनालिटिक क्या होता है, मेरी पिछली वीडियो देखिए, बहुत डिटेल में समझाया मैंने एनालिटिक क्या होता है और उसकी ट्रिक्स बताई कि उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक्चुअली पावर सीरीज हमारे ये कहती है कि हमारे पास अगर कोई रीजन है और उस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स है, हमारा फंक्शन अगर उसमें एनालिटिक है, दैट इट्स मीन कि वहां पर हम उस रीजन के अंदर उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से। ओके, ये हमारे सीरीज के टर्म में हम लिख सकते हैं, इसी को हम कहते हैं पावर सीरीज। अब एक्चुअल में यहां पर हम n की वैल्यू को वेरी करा सकते हैं। अगर मैं n की वैल्यू 0 रखूं तो मुझे कुछ वैल्यू मिलेगी, जैसे अगर मैं n की वैल्यू 0 रखता हूं तो यहां पर मुझे a0 मिलता है। n की वैल्यू में 1 रखूं तो fz की वैल्यू यहां पर मुझे क्या मिलेगी, a1 z a की पावर 1। तो इस तरीके से मुझे यहां पर एक सीरीज मिलती है। अगर मैं उसको ढंग से कंक्लूड करूं तो मुझे इस तरीके की एक सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक चलता है पावर सीरीज का। अब एक्चुअल में यहां पर मेनली पावर सीरीज नाम से कोई क्वेश्चन सीएसआई या नेट और गेट में आता नहीं आता है। आता क्वेश्चन टेलर और लॉरेंट सीरीज पे ही है। तो सर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? एक्चुअली हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यही बेस है टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज का, क्योंकि ये बनी इन्हीं से। कैसे बनी वो मैं भी आपको कंक्लूड करके बताऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर दो चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, दो पॉइंट्स, या फिर बात कर लेते हैं दो ऐसे टॉपिक जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आता है हमारा कन्वर्जेंस, एक आता है हमारा डाइवर्जेंस। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स इंट्रोड्यूस होती है हमारे पास में। अब ये दो टर्म्स एक्चुअल में बहुत सारी चीजों को लेकर चलती है। अब चलती मतलब इस हिसाब से नहीं कि क्वेश्चन में कंफ्यूजन पैदा हो जाए। एक्चुअल में इनके मीनिंग्स काफी समझने मुश्किल होते इसलिए है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सीधा नाम पढ़ लेते हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, और उनको सिर्फ कंडीशंस याद होती है कि भाई अगर z माइनस आर 1 से छोटा है तो कन्वर्जेंस, z माइनस आर अगर 1 से बड़ा है तो डाइवर्जेंस। उनको ये कंडीशंस रटा दी जाती है, याद कर दी जाती है। वो इनके मीनिंग नहीं जानते कि एक्चुअल में कन्वर्ज और डाइवर्ज का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कन्वर्जेंस के ऊपर। तो देखो कन्वर्जेंस कुछ इस तरीके से, कन्वर्जेंस ये कहता है कि अगर आप लिमिट रखते हो, आप सीरीज के अंदर कोई लिमिट रखते हो, मान लेते हैं n इक्वल्स टू इंफिनिटी पे, और वहां पर आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाए, कोई मिल जाए, फाइनाइट वैल्यू मिल जाए, तो आपका जो फंक्शन होता है वो कन्वर्जेंस होता है। अब सर इसका मतलब कैसे, जरा ये समझो, कोई फाइनाइट वैल्यू कैसे मिलेगा? तो जरा देखो इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। मान लो ये मेरा एक मैप है, ठीक है, ये मेरा 1, ये मेरा 0, ओके। यहां से आपने जंप करना स्टार्ट किया, ये बना 0.5, यहां पर आपने जंप स्टार्ट किया 0.125, यहां आपने जंप स्टार्ट किया 0.0125। मतलब देखो स्टेप्स हमारे छोटे होते जा रहे हैं, ये 125 होगा, ठीक है। स्टेप्स हमारे छोटे होते जा रहे हो, छोटे 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 छोटे, बहुत छोटे बहुत छोटे बहुत छोटे बहुत छोटे बहुत छोटे, लेकिन एट द एंड हम कहां पर आ जाएंगे, 0 पे आ जाएंगे। एट द एंड हम कहां पे जाएंगे, 0 पे आ ही जाएंगे। बात बरोबर है, यानी कि 0 पे आने पर हमारे पास में एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी, ये बात फिक्स है। भले स्टेप्स कितने छोटे हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मान लो आगे जाके ये स्टेप 0.00025 हो जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन लास्ट रिजॉर्ट के अंदर क्या होगा, हम लास्ट में जाकर एक फाइनाइट वैल्यू को अचीव कर लेंगे। इस तरीके की सीरीज को हम कहते हैं भाई कन्वर्जेंस। बात समझ में आई?
कन्वर्जेंस का मतलब है आपके पास में चाहे कितनी भी बड़ी लिमिट दे रखी हो, कितने भी सारे स्टेप्स दे रखे हो, कितनी बड़ी सीरीज दे रखी हो, उससे अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास एट द एंड एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, उसको कहते हैं कन्वर्जेंस। ठीक है भाई, कन्वर्जेंस समझ आ गया। ठीक है, इस कन्वर्जेंस का मीनिंग अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस बिल्कुल उल्टा है। डाइवर्जेंस ये कहता है कि आप कभी किसी फाइनाइट वैल्यू पे पहुंच ही नहीं सकते। बिल्कुल बात सही है। डाइवर्जेंस ये कह रहा है कि मान लो वापस एक मैप ले लो, नंबर ले लो वापस से, मैं ले लेता हूँ 1, ये 0, ये 0.5, 0.125, 0.005 है, ये ले लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि आप अगर एक स्टेप पे ऐसे कूदो, फिर इस पे कूदो, फिर उस पे कूदो, तो होगा ऐसा कि आप 0 से पहुंचने की जगह 0 के बाहर पहुंच जाओगे। 0 के बाहर मतलब आप अपनी रेंज से बाहर चले जाओगे, और रेंज से बाहर जाओगे तो होगा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। इसको और अच्छे से समझो। देखो, अगर मैं यहाँ पर एक रियल एक्सिस लेता हूं, और अगर मैं यहाँ पर एक ये रियल एक्सिस है, इसको थोड़ा ऐसे समझना, इसको मैं आयटा ले रहा हूं, इसको आयटा, इसको माइनस आयटा, और इसको माइनस आयटा, एक इसको समझते हैं। ठीक है, जरा इसी को इसी फॉर्म में समझना है, कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं ना तो ये ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा। मान लो आप यहां पर हो, और अब यहां पर आपने स्टेप्स लेना स्टार्ट किया, आप यहां एंड तक पहुंच गए, एंड तक पहुंचोगे लेकिन आपको कोई वैल्यू नहीं मिली तो आप आगे जाओगे। अब आप आगे जाओगे, लेकिन आगे जाकर आप देख रहे हो कि रेंज ही खत्म हो गई। जब रेंज खत्म होगी तो अब आप कहां आओगे, पीछे आओगे। अब आप पीछे आओगे, दैट्स मीन आप नेगेटिव एक्सिस पे आओगे। यहां पर आओगे, यहां पर भी आके देखोगे यहां पर भी कोई रेंज खत्म हो गई, कोई वैल्यू नहीं मिली, तो आप फिर से वापस जाओगे। इस तरीके से आप आयोटा से माइनस आयोटा के बीच में घूमते रहोगे, यानी कि आप ऑसिलेट कर रहे हो, ऑसिलेशन कर रहे हो। इसका मतलब है यहां पर आपको कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगी। इसलिए हम हमेशा इसकी रेंजेस को डिफाइन करने के लिए ये कहते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है, और जो हमारा डाइवर्जेंस फंक्शन होता है वो 1 से बड़ा होता है। ये बात आपको याद है। ठीक है, अच्छा सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये ऐसा होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन में हम ये कहते हैं कि हमारा जो z है वो हमेशा 1 से छोटा होगा अगर वो कन्वर्जेंस है, और अगर वो डाइवर्ज है तो वो 1 से बड़ा होगा। ये बात आपको दिमाग के अंदर रखनी है। इतनी चीजें मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये चीजें आगे अब हम जब पढ़ेंगे लॉरेंट सीरीज, टेलर सीरीज, वहां पर ये चीजें ज्यादा काम आती है। ठीक है, चलो समझ आ गया आपको कि डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस क्या होता है। ये दो टॉपिक मुझे क्लियर करने थे बिकॉज ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे जो कि हमें रियल में पढ़ना है। सबसे पहली चीज हमारे पास में आती है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ये एक टॉपिक है, इसका मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो देखो, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या हुआ। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सर्कल को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हम कहते हैं भाई सर्कल को स्टडी करो, क्योंकि सर्कल एक पॉइंट से बना होता है और सर्कल में रीजन्स को डिनोट करना ज्यादा आसान होता है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम ये कहते हैं कि भाई एक सर्कल है, उसकी कोई रेडियस है, ये इसका सेंटर है 1,0। ठीक है सर, बात मान ली हमने आपकी। ठीक है, अब अगर मुझे यहां पर कोई भी पॉइंट गिवन हो और मुझे उस पर चेक करना है कि मेरा फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, तो देखो ढंग से, वो एनालिटिक है या नहीं है वो तो तभी होगा जब वो इस रीजन के अंदर होगा। इसको आप कुछ इस तरीके से भी बना सकते हो, अगर आप ग्राफ की फॉर्म में इसको बनाओ तो। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो ग्राफ की फॉर्म में, कुछ के अंदर वैसे सेंटर से भी लेते हैं, हम ऐसे ले रहे हैं ताकि समझना आसान हो जाए। ठीक है, तो आप देखो ये इसके अंदर है, हम सर्कल के अंदर के रीजन की बात कर रहे हैं, तो सर्कल का रीजन तो रेडियस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है ना। तो दैट्स मीन हमारा जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू हमेशा रेडियस से कम होगी। समझ गए, यानी कि हमारा जो फंक्शन है वो रीजन के अंदर बाउंड है। जब रीजन के अंदर बाउंड है तो दैट्स मीन वो वहीं पर एनालिटिक होगा, वो वहीं पर एनालिटिक होगा, मतलब उसकी जो रेंज होगी वो आर से कम होगी, आर से कम होगी, दैट्स मीन वो आर से कम होगा तो वो क्या है, कन्वर्जेंस है। क्योंकि आर के बाद तो वो वैल्यू नहीं देगा ना, आर के बाद तो वो वैल्यू दे ही नहीं सकता। भाई मुझे कोई कहे यहां पर इस पॉइंट पर आप निकालो कि आपका फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, चेक करके बताओ, आप कैसे चेक करोगे। हमारा जो पूरा काम ही अंदर हो रहा है, हमारा पूरा काम ही एक रीजन के अंदर हो रहा है ना। अगर हमारे पास रीजन नहीं है तो मैं कहां से फाइंड आउट कर लूंगा, तो वो रीजन के आउटसाइड लाई करता है, तो रीजन के आउटसाइड लाई करेगा तो दैट्स मीन वो क्या होगा, डाइवर्ज होगा।
तो अगर हमारा फंक्शन रीजन के आउटसाइड लाई करता है या हमारा कोई पॉइंट रीजन के आउटसाइड लाई करता है तो हम कहते हैं कि वो क्या है भाई, डाइवर्ज। ठीक है, और इन्हीं दोनों को मिलाकर हम पढ़ते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल होता है, हमारे पास एक फंक्शन दिया होता है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उससे काफी अच्छे समझ में आएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो होता क्या है ना, यहाँ पर हम बेसिकली क्या निकालते हैं, हम बेसिकली ये एक फंक्शन की रेंज को फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसकी रेंज कितनी है सर्कल के अंदर। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसको बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का जो आता है वो रेंज फाइंड आउट करने का आता है, यानी कि सीधी सीधी बात बोलूं, रेडियस फाइंड आउट करने का आता है कि भाई आपकी फंक्शन की रेडियस कितनी है। हम यहाँ पे ऐसा बोल लो कि आपके रीजन की रेडियस कितनी है। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं आपका फंक्शन कितनी दूर तक चीजों को कैप्चर कर सकता है, कितनी दूर तक फंक्शन एनालिटिक है। बहुत सी बातें आप बोल सकते हो, लेकिन मैं सिंपली एक टर्म में बात बोलूं तो आप सीधा सीधा याद रखें, हम यहां पर फाइंड आउट करते हैं हमारी सर्कल की रेडियस की वैल्यू, कि एक्चुअल में हमारा सर्कल कितना बड़ा है और उसके अंदर फंक्शन कितना कहां पर कैसे लाई कर रहा है। समझ आया आपको? तो ये दो चार चीजें हैं, तो इसकी कुछ याद रखिएगा। जब z माइनस ए लेस देन आर होता है तो वो होता है कन्वर्ज, और जब z माइनस ए ग्रेटर देन आर होता है तो वो होता है डाइवर्ज। आप सिंपली ये भी याद रख सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेनली जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो पहले मैं क्वेश्चन करवाता हूं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का। समझ आ गया होगा एक्चुअल में हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। बस हालांकि दिखने में भयानक टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा मेरे पास एक क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है कि भाई आपके पास में एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू दे रखी है n बराबर 0 पर 2 की पावर फैक्टोरियल n अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर z माइनस 3i की पावर n। कैलकुलेट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड द रीजन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ द पावर सीरीज। हमसे पूछा है भाई इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बता दो और वो रीजन बता दो जहां पर ये लाई करेगा। अरे भाई बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान, ध्यान रखना बहुत आसान है। सर कैसे, आपको कैसे पता चला इतना आसान है? तो देखो ये फंक्शन दिया हुआ है। अच्छा मैंने गलती कर दी, मैंने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला नहीं लिखा। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला होता है, मैंने लिखवाया नहीं, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an अपॉन an प्लस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का, मैंने अभी लिखवाया नहीं, मैं भूल गया, तो अब लिखवा रहा हूं, इसको याद कर लेना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वीवीआईपी फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन हमारे सामने ये दे रखा है और हमसे कहा है इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालो। तो याद रखना हमें इससे कोई मतलब नहीं, इस फंक्शन से कोई मतलब नहीं, इसको साइड में फेंक दो, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, इसको साइड में फेंक देना, क्योंकि ये पावर सीरीज की टर्म को डिनोट कर रहा है। तो हमें इससे मतलब नहीं, हमें मतलब है सिर्फ 2n और फैक्टोरियल n से। ये भी 2n ब्रैकेट में फैक्टोरियल है। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट। तो एक्चुअल में अगर आप अपनी पावर सीरीज को याद करें, मैं एक बार आपको इससे समझा देता हूं, काफी अच्छे से समझ आएगा। अगर आप अपनी पावर सीरीज को याद करें तो हमारी पावर सीरीज क्या करती है, an z माइनस ए की पावर है। तो z माइनस एक तो ये हो गया, तो ये टर्म एक्चुअल में क्या है, an है ना, तो इसका मतलब ये टर्म an है। तो याद रखना इस चीज को। ठीक है, वैसे मैं डायरेक्ट लिखवा देता, लेकिन अभी कोई बच्चा कंफ्यूज जाते सर इसको an क्यों लिया, इसलिए मैं बता रहा हूं। यहां पर इसको ढंग से देखो, हमारी पावर सीरीज से सारा काम होगा। तो an निकल गया, अब हमें चाहिए an प्लस 1, यानी कि जहां जहां n है वहां n प्लस 1 रख दूंगा, रख दिया भाई। चलो अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2n प्लस 2 बन जाएगा। इसको कर देना, फायदे में रहोगे, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना ज्यादा आसान रहता है। और यहां पर बन जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल की पावर का स्क्वायर, उठा के रखे वैल्यू यहां पर रख देते हैं। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारी कुछ निकलेगी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 फैक्टोरियल n अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर। ये बट्टे में तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ये निकला। चलो अच्छा अब इसको ढंग से देखना, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जरा ढंग से देखो, ये 2n फैक्टोरियल है, ये n स्क्वायर फैक्टोरियल है, इसको छेड़ना ही नहीं है हमको। ठीक है,
इसमें से इसको माइनस करते जाओ क्योंकि फैक्टोरियल क्या होता है, n n-1, n-1 होता है हमारा फैक्टोरियल, उसके बाद n-2, ऐसे चलता रहता है फैक्टोरियल में, ठीक है। तो देखो इसको छेड़ना नहीं है और इसको भी मत छेड़ना, ये टर्म्स चेंज हो रही है। तो ये n+1 है, तो n+1 का स्क्वायर मेरा बाहर आ गया, तो बचा कितना, n फैक्टोरियल का स्क्वायर बचा। इसमें से मेरा 2n+2 2n+1 तो बचा कितना, 2n फैक्टोरियल, यही बचा। ये देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। बड़े आसान क्वेश्चन है, बड़े आसान क्वेश्चन, दिखने में भयानक है लेकिन है आसान, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपली टर्म्स में इनको सॉल्व करना। अब देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब नाउ हम करेंगे क्या, इसको रखें ना n+1 का स्क्वायर अपॉन 2n+2 अपॉन 2n+1। अब इस चीज को ढंग से देखिए, यहां से n कॉमन लूंगा, तो यहां से n कॉमन लिया तो बचा कितना, 1 अपॉन n स्क्वायर, n का होल स्क्वायर, और यहाँ n स्क्वायर। यहां से n कॉमन लूंगा, यहां से भी n कॉमन लूंगा, तो ये n स्क्वायर, तो यहां बचा कितना, 2 + 2/n, और यहां कितना बचा, 2 + 1/n। आप कुछ नहीं करना, लिमिट पुट कर दो, तो लिमिट पुट करोगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसल, तो हमारे पास लास्ट में बचा कितना, 1 अपॉन 2 इंटू 2, यानी 1/4। ये जो 1/4 है ये हमारा रेडियस है, यही हमारा रेडियस है। तो देखो रेडियस तो निकल गई, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो हमें हमारी निकल गई, लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा यहाँ पर कि वो रीजन भी बताओ जहां पर हमारा पूरा पार्टिकल बाउंड है, या फिर वो रीजन बताओ जिसके अंदर हमें फंक्शन एनालिटिक है या फाइंड आउट करना है। तो देखो रीजन फाइंड आउट करना बड़ा आसान है, ये हमें दे रखा है z-3i। आप हमसे क्वेश्चन में वैसे बोला नहीं है कि वो कन्वर्ज है या नहीं है, एक्चुअल में हमसे बोला नहीं है कि कन्वर्ज है या नहीं है, तो यहाँ आपको मान के चलना है कि आपका जो रीजन है वो कन्वर्ज है। या फिर मैं सिंपली टर्म में एक बात बोलूं तो याद रखना हमेशा एक चीज, अगर आपकी रेडियस की वैल्यू 1 से कम आए, कितनी कम है, 1 से कम आए, तो वो कन्वर्ज है। तो 1/4 एक्चुअल में 1 से कम है, तो इसका मतलब वो कन्वर्ज, जो कन्वर्ज की डेफिनेशन क्या होती है, यही होगा, ठीक है, समझ आया। चलो ये आपको याद रखना, ये आपका रीजन है, ये बस इतना ही आंसर होगा, ठीक है। याद रखना अगर आपका रेडियस निकल रहा है वो 1 से क्या आ जाए, कम आ जाए, तो वो ध्यान रखना आपको वो क्या है, कन्वर्ज है। क्या है भाई, कन्वर्ज है। ये टर्म याद रखना हमेशा कि आपके z की वैल्यू हमेशा 1 से कम होनी चाहिए, अगर वो 1 से कम है तो इसका मतलब वो कन्वर्ज है, बात ही खत्म। तो देखो ये एक्चुअल में 1 से कम है, आपकी रेडियस की वैल्यू 1 से कम है, तो ये कन्वर्ज है, ठीक है। तो ये था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो मुझे समझाना था, काफी अच्छा टॉपिक है और इसको मुझे कंक्लूड किया मैंने इस क्वेश्चन के साथ में। अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है टेलर सीरीज। तो पहले आप इसको देख लीजिए आराम से। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी टेलर सीरीज को। तो देखो टेलर सीरीज पढ़ने के लिए आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, वो चीज क्या है, वो चीज ये है कि टेलर सीरीज हमारा काम करती है सर्कल के अंदर जहां पर हमारा फंक्शन एनालिटिक होता है, बस इतना याद रखना, ठीक है। कि हमारा कोई सर्कल है जिसका सेंटर हमारे पास में दिया गया है, inside this circle the function is analytic and we can use the Taylor series for that। कैसे, कि अगर हमारा फंक्शन z बराबर a पर एनालिटिक है, या फिर हमारे पास क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई सर्कल में इस पॉइंट पर हमारा क्या है, कोई भी फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है। तो आप बता दो भाई इसकी सीरीज क्या होगी, तो हम आराम से सीरीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपली सीरीज को याद रखें, f of z f a plus f dash a plus f double dash a z minus a plus f double dash a z minus a का स्क्वायर फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 dash 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 और देन समेशन n equals to 0 f की पावर n a z minus a की पावर n फैक्टोरियल n। ओके, तो देखो ये हमारे लास्ट टर्म, ये हमारी क्या है, लास्ट टर्म है, और ये हमारी फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म है, ठीक है। ये हमारी टेलर सीरीज है, इसको अच्छे से नोट कर ले। अब सर इसके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे कि आपको हमेशा एक बात याद रखनी, क्या याद रखनी, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं, मैंने लिखवाई नहीं है, ठीक है। ओके, मैं इसकी डेफिनेशन लगा देता हूं। इफ एफ जेड इज
analytic inside a circle of radius of inside a circle which center is a. ओके, तो हमारा टेलर सीरीज यूज में आता है, आपको याद रखना है। अब इन सारे पछड़ों को अगर आपको याद नहीं रखना है तो सिंपली सिर्फ आप इतना याद रखिए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं इसके, तो हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करना बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस जिससे आपको टेलर सीरीज और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ मैथमेटिक्स को पढ़ने का, बहुत अच्छा तरीका मैथमेटिक्स को पढ़ने का, कि जब भी आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा कि कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है, तो आप सिंपली उसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। अब सर कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे, तो देखिए आप सबसे पहले एक सॉल्व क्वेश्चन को उठाइए और उस क्वेश्चन को ढंग से देखिए कि उसमें किस तरीके से स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, और फिर उसको देखकर आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए क्या आपने जो प्रोसेस से सॉल्व किया है वो प्रोसेस बिल्कुल सही है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे आपको वो कॉन्सेप्ट इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एक्चुअल में वो कॉन्सेप्ट कहता क्या है। क्योंकि होता ये है कि हम कॉन्सेप्ट समझने में ही पड़े रह जाते हैं, हम कहते हैं ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं हमसे। तो आप क्वेश्चन जबरदस्ती सॉल्व कीजिए। एक एग्जांपल, पहले सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मतलब जो क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व होके पड़े हैं उनको आराम से एनालाइज कीजिए कि उसमें किस तरीके से स्टेप्स को फॉलो किया, किस तरीके से चीजों को रखा गया है, तो उन सबको देखिए। फिर अपने आप से 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इससे आपको वो जो मेथड की वो बात कर रहा है, चाहे वो टेलर सीरीज हो चाहे वो लॉरेंस सीरीज हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। ये सिंपली तरीका मैंने भी अपनाया था जब मैं पढ़ रहा था, तो मैंने यही किया, मैंने इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जिससे मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में टेलर सीरीज ये बोल रहा है कि आप किसी भी नेबरहुड पॉइंट की सीरीज को फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? अगर आप एक सर्कल के अंदर कोई फंक्शन लेते हो और आप ये कहते हो फंक्शन इसमें एनालिटिक है, तो उसके पास के जितने पॉइंट्स होंगे, उस फंक्शन जिस पर हम बात करें, उस फंक्शन के पास में जितने पॉइंट होंगे वो उस पर भी एनालिटिक होगा, और उस एनालिटिक फंक्शन या फिर एनालिटिक पॉइंट्स पर हमें एक सीरीज मिल जाती है। जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया तब मेरे दिमाग के अंदर ये ट्रिक हुआ कि अच्छा एक्चुअल में टेलर सीरीज तो ये बात बोलना चाहता है। तो आप सॉल्व करोगे आपको भी समझ में आएगा। तो सिंपली मैं टेलर सीरीज को समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल बहुत अच्छा लूंगा। एग्जांपल हमारा है e की पावर x। मैं इसकी सीरीज को एक्सपेंड करूंगा टेलर सीरीज की मदद से। तो इसकी सीरीज होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 और एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 डैश 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 चलता रहता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इसको ले लेना है। तो भाई मैं ले लेता हूं कि भाई एफ एक्स इक्वल टू e की पावर x ले लिया। अब अपनी टेलर सीरीज लिख लेते हैं। टेलर सीरीज होगी मेरी एफ ऑफ ए एफ डैश ए जेड माइनस ए एफ डबल डैश ए जेड माइनस ए का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 डैश डैश डैश। ठीक है, चलो कुछ नहीं करना, एक बात याद रखना, ये एक्स दे रखा है, ठीक है, इसको लिखेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट किया, 3 बार तक मैंने डिफरेंशिएट कर दिया ताकि मुझे समझ में आ जाए। अब इतना डिफरेंशिएट किया तो अब क्या करूंगा, यहां पर उठा के रख दूंगा वैल्यू? नहीं, अभी वैल्यू को उठा के नहीं रखना। जब भी टेलर सीरीज आप सॉल्व करो तो जब जिस फंक्शन का आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, अब सर यहां पर तो ए है, आपने एक्स क्यों लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। अगर वो फंक्शन एक्स पर एनालिटिक है तो वो फंक्शन ए पर भी एनालिटिक होगा। सीरीज के अंदर आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, इस ए और एक्स में कभी भी कंफ्यूज मत होना। याद रखना, ये ए और एक्स बच्चे को बहुत बुरा फंसा देते हैं। बच्चा सोचता है कि बात तो क्वेश्चन में फॉर्मूले में ए लिखा है और हम क्वेश्चन में एक्स की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन में एक्स का मतलब होता है कि आपको एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी जाती है। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा वो आपको समझ में आएगा, वहां पर हमें एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू देता है, हमसे कहता है कि भाई एक्स की इस पर्टिकुलर वैल्यू पर टेलर सीरीज फाइंड आउट करो। तो हम कहते हैं कि भाई एक्स की टेलर सीरीज को फाइंड आउट करो उस पॉइंट पर। भाई अगर वो फंक्शन जो भी हमारे पास है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एनालिटिक है तभी तो उसकी सीरीज बन रही है। ठीक है, एनालिटिक है इसका मतलब तभी उसकी सीरीज बन रही है, इसका मतलब वो ए पर भी तो एनालिटिक होगा, क्योंकि ए तो क्या हमारा सर्कल का सेंटर है। अगर वो सर्कल के अंदर किसी पॉइंट पर एनालिटिक है देखो सेंटर पर भी एनालिटिक होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है, सेंटर पर भी एनालिटिक होगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो x होगा उसकी वैल्यू a के बराबर हो जाएगी।
इसका मतलब वो x और a दोनों एक ही काम करेंगे, तो दोनों ही पॉइंट पर हमारा फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। ठीक है, जब मैं क्वेश्चंस कर रहा था तब मुझे ये चीज अंडरस्टैंड हुई थी। मैंने बोला ना क्वेश्चन से बहुत कुछ अंडरस्टैंड होता है, पता चलता है कि a और x के लफड़े क्या है, ये a कहां से आ गया, x कहां से आ गया। बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, क्योंकि नॉर्मली जितनी बुक्स आप देखोगे वहां पर x ही मिलेगा, आपको a नहीं मिलेगा। तो x मिलेगा तो बच्चा कहता है फॉर्मूले में तो सर a है और आप x में बात कर रहे हो, क्योंकि भाई आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, क्वेश्चन में ये दे रखा होगा कि इस पॉइंट पर टेलर सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो जब उस पॉइंट पर टेलर सीरीज फाइंड आउट करोगे तो आपको कुछ नहीं करना, जिस फंक्शन का आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है, वहां पर आप उस पॉइंट की वैल्यू रखो, उससे आपको डिफरेंशिएट वाला पॉइंट मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, जब आप इन डिफरेंशिएट को इस सीरीज के अंदर रखोगे तो आपको क्वेश्चन के अंदर जिस पॉइंट पर एनालिटिकल बात बोला होगा उसकी जगह एक ही वैल्यू रख दो, आपके पास सीरीज फाइंड आउट हो जाती है। अब ये समझ में किसी को नहीं आया होगा, क्वेश्चन करूंगा तब अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो सिंपली अभी मेरे पास x की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो x की वैल्यू नहीं दे रखी तो मैं सिंपली x की वैल्यू 0 मान लेता हूं। मान ली तो सर f0 की वैल्यू होगी 1, f डैश 0 की वैल्यू भी 1, f डबल डैश 0 की वैल्यू भी 1, f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू भी 1। समझ आ गया, उठा के रख दो। ठीक है, 1 प्लस 1 z माइनस a 1 1 z माइनस a का स्क्वायर 1 सर 2 1 z माइनस a का क्यूब 3 फैक्टोरियल 3। ठीक है, डॉट 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 चल रहा है। सर ये सीरीज तो आ गई, तो मैंने अभी क्या बोला था, इस पॉइंट पर हम ये कह रहे हैं कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है, इसका मतलब a पर भी हमारा फंक्शन एनालिटिक होगा। और अभी मैंने बताया दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसका मतलब a भी कितना होगा, 0 होगा। जरा वैल्यू उठा के यहां रखो, तो जैसे ही आपने वैल्यू को उठाकर यहां रखा, आपके पास सीरीज मिली 1 प्लस जेड स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। वापस सुन लो, x बराबर 0 पर हमने यहां पर डिफरेंशिएशन में वैल्यू रखी तो हमें ये चीजें मिली। ठीक है, फिर हमने इनकी वैल्यू को उठाकर टेलर सीरीज में रखा, फिर जब टेलर सीरीज में रखा तो हमें सीरीज मिली। फिर हमने कहा कि भाई अगर x बराबर 0 पर वो एनालिटिक है तो a बराबर 0 पर भी वो क्या होगा, एनालिटिक होगा। तो हमने उस a की वैल्यू को यहां पर उठाकर रख दिया। तो एक्चुअल में इसका मतलब यह होता है कि अगर हमें क्वेश्चन x में दिया हो या a में दिया हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आया? इस कंफ्यूजन को मैंने आज दूर कर दिया। मैं भी बहुत टाइम से इसको लेकर कंफ्यूज था, मजाक नहीं कर रहा हूं, जब मैं सॉल्व कर रहा था। या फिर आप लोगों के पास कोई बेटर एक्सप्लेनेशन हो इस चीज की तो मुझे जरूर कमेंट के अंदर बता दीजिएगा। हो सकता है आपकी वजह से मेरा इल्म बढ़ जाए या मेरी नॉलेज बढ़ जाए। ठीक है, अब सर ये फंक्शन तो z में आ गया, सीरीज तो x में थी, अरे यार z की जगह x लिख दो, क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, चलो सर। हाँ, एक बात और मैं कहना भूल गया यहाँ पर, वो बात ये थी कि भाई कुछ बुक्स के अंदर होता है, कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पर x माइनस ए लिखा होता है, कुछ बुक्स के अंदर लिखा होता है, यहाँ पर ये लिखता है भी एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए एफ डबल डैश ए एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ऐसा लिखा होता है। तो बच्चा कहता है सर हमने तो वहां जेड पढ़ा और यहाँ एक्स आ गया, ऐसा क्यों? तो कुछ नहीं यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ लोग जेड में बात करते हैं, कुछ लोग एक्स में बात करते हैं। समझ में आ गया? चलो, तो ये हमने अपनी सीरीज को एक्सपेंड किया विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज एंड नाउ द वी आर गोइंग टू अटेंड अ क्वेश्चन। समझ आया? चलो, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन को अटेंड करने वाले हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास में। क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है कि आपके पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है sin x, और हमसे बोला गया है x बराबर पाई बाय 4 पर, x बराबर पाई बाय 4 पर टेलर सीरीज को फाइंड आउट करना। अरे बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो मैंने अभी बोला ना, x बराबर पाई बाय 4 पर बात कर रहे हैं। ठीक है, आप हमेशा ये बात याद रखेंगे कि x और a दोनों बराबर ही बात कर रहा है, मतलब जिस पॉइंट पर आप x को एनालिटिक मानोगे उसी पॉइंट पर a को भी एनालिटिक मानोगे। ये बात हमेशा नोट करके रख लेना, सीरीज में काम आएगा। तो अब हम सबसे पहला काम होगा हमारा वही काम, सीरीज लिख लो सर, सीरीज लिख लीजिए कीजिए, ये आपके बहुत ज्यादा काम आती है चीजों को सॉल्व करने में। ठीक है, फैक्टोरियल 1 एफ डबल डैश ए z माइनस ए का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 डैश डैश डैश। चलो, सो नाउ अगर हमारे पास में एफ एक्स दिया है साइन एक्स
तो एफ डैश एक्स है cos x, एफ डबल डैश एक्स है मेरा वापस माइनस का sin x। हमसे क्वेश्चन में बोला x बराबर पाई बाय 4 पर रखो, तो रख दो सर पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2, कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2, और यहां पर भी पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय 4 सॉरी माइनस का 1 बाय रूट 2। हमारे पास तीनों वैल्यू आई, उठा के रख दो सीरीज के अंदर। तो रखा सर, तो आया था 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 फैक्टोरियल 2, z की जगह यहां पर हम x लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरी सीरीज x में फाइंड आउट होगी। और एफ डबल डैश है माइनस का 1 बाय रूट 2 एक्स माइनस ए का क्यूब सॉरी स्क्वायर और फैक्टोरियल, अच्छा यहाँ फैक्टोरियल 1 आएगा सॉरी, और यहाँ फैक्टोरियल। अगर आपको z में लिखना है तो आप z में भी लिख लें, कोई मना नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ x में लिखें, क्योंकि ज्यादातर अगर आप ऑप्शंस देखोगे वहां x आता है, लेकिन कुछ बच्चे होंगे सर कह रहे होंगे आपने x हटाया क्यों, z ही रख लेते, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप z में भी निकालो, कोई मना नहीं है। मैं x में इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरा ये साइन x जो है वो x के अंदर है, मतलब जो साइन वाला फंक्शन है ना वो x में है, इसलिए। अब देखो हमारे पास ये कुछ सब कुछ निकल गया, लेकिन अभी तक सीरीज सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि a तो अभी भी वैसा का वैसा है। तो अब a को कैसे हटाए सर, कुछ मत करो, a की जगह a का वैल्यू रख दो, और a का वैल्यू भी कितना होगा पाई बाय 4, यह भी मैंने बोला। अब जिस पॉइंट पर हमारा x एनालिटिक होगा उसी पॉइंट पर हमारा a भी एनालिटिक होगा, उठा के रख दो वैल्यू। तो हमारी सीरीज कुछ इस तरीके से बनेगी, मैं इसमें 1 बाय रूट 2 कॉमन ले रहा हूं, तो मेरी सीरीज बन रही 1 प्लस x माइनस 1 बाय रूट 2 सॉरी x माइनस पाई बाय 4 सॉरी माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 x माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर। ये मेरी टेलर सीरीज यहां पर जनरेट हो, समझ गए? बहुत आसान है, बहुत आसान, सिंपली चीजें बताइए, बहुत आसान, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई डाउटफुल चीजें नहीं है, समझ में आ गया होगा आई होप सो। तो क्वेश्चन देख लीजिए, एक और क्वेश्चन करा देता हूं इसका, ठीक है, चलो इसको देख लो, बढ़िया देख लिया, चलो एक और क्वेश्चन अगर मैं इसका कराना आऊं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका, जरा देखिएगा। टेलर सीरीज हमारा टेलर सीरीज का जो अगला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि आपके पास में एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ln यानी कि लॉग है हमारा cos hx, हाइपरबोलिक फंक्शन दिया गया है हमारे पास में, जहां पर बोला गया है भाई x एक रियल फंक्शन है और x बराबर 0 पर आपको फाइंड आउट करनी है क्या, टेलर सीरीज। बड़ा आसान क्वेश्चन है, वही काम जो पहले किया था। सीरीज लिख लो फटाफट, सीरीज लिखते हैं सर, एफ ए एफ डैश ए z माइनस ए फैक्टोरियल 1, एफ डबल डैश ए z माइनस ए स्क्वायर फैक्टोरियल 2 डैश डैश डैश। कुछ नहीं करना, लिख दो भाई, एफ ऑफ एक्स कितना था हमारा ln cos hx, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन cos hx, और cos hx का sin hx, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे हमारे पास में tan hx। चलो सर एफ डबल डैश एक्स हमारा कितना हो जाएगा sec स्क्वायर hx। हमने 3 पॉइंट निकाले, अगर 3 निकालो टर्म बहुत है, ज्यादा टर्म्स में मत पड़ना। आप किस पर बोला x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 रखो सर, तो ये 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, cos 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी भाई सर 1 आएगी, ठीक है, लेकिन cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएगी, tan की भी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू 0 आ जाएगी, sec 0 की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर 1 आ जाएगी, ठीक है सब में। अब उठा के रखो, तो रखा सर, तो ये टर्म 0, ये टर्म भी 0, फिर बची कितनी सिर्फ ये, तो 1, और हमारे पास कितना बचा 1 z माइनस ए का स्क्वायर फैक्टोरियल 2, तो एफ जेड, तो z माइनस ए, तो z माइनस ए का स्क्वायर फैक्टोरियल 2। अब x हमारा 0 है तो a भी हमारा कितना होगा 0 होगा, उठा के रखो, तो आंसर आया z स्क्वायर बाई 2। अब इसके और भी स्टेप्स बन सकते हैं, अगर आप इसकी थर्ड टर्म भी निकाल ले, इसका थर्ड डिफरेंशिएट यानी इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसकी थर्ड टर्म निकलेगी,
फिर इसका डिफरेंशिएट करोगे तो इसकी फोर्थ टर्म निकलेगी। आप चाहो तो बहुत सारी सीरीज निकाल सकते हो, लेकिन मैंने 3 स्टेप तक ही निकाला है, ज्यादा नहीं निकाला है, क्योंकि इतना ज्यादा करना थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो आप 3 स्टेप तक निकाले इनफ, ज्यादा स्टेप निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी टेलर सीरीज कैसे काम कर रही है। ये एक्स और ए वाला जो पंगा था मैंने क्लियर किया है। जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने इसको समझा और मैंने आपको समझाया। अगर मेरी नॉलेज गलत है देन यू हैव टू कमेंट कि सर आपने यहाँ पर गलती की है, इसका मतलब ये नहीं ये होता है। तो मुझे भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब हम अपना लॉरेंट सीरीज पढ़ेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी लॉरेंट सीरीज के ऊपर। लॉरेंट सीरीज हमारी क्या कहती है कि भाई इफ fz is analytic on C1 and C2 annular region are bounded by the concentric circle C1 and C2 of radii R2 is less than R1 with the center A. ओके, तो हमारी लॉरेंट सीरीज कुछ इस तरीके से लिखी जाती है। अब एक्चुअल में कहना क्या चाहता है जरा वो समझते हैं। देखो होता क्या है ना, हमारी जो टेलर सीरीज है ना वो एक सर्कल के अंदर किसी भी पॉइंट पर किसी फंक्शन के एनालिटिक होने या नहीं होने को पे बात करती है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास में दो सर्कल एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हो, दो सर्कल क्या कर रहे हो एक साथ में एग्जिस्ट कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे वहां पर देखेंगे कि वो दोनों सर्कल जो कि साथ में है उनका एक कोसेंट्रिक रीजन बन रहा होगा और उस रीजन को हम कहते हैं एनुलर रीजन। ये जो दिख रहा है आपको, ये डायग्राम सबसे बढ़िया है इसको समझाने के लिए कि यहाँ पर हमारे पास दो सर्कल है, एक C1 एक C2। ठीक है, एक छोटा और एक बड़ा है, एक की रेडियस R2 और एक की रेडियस R1 है। अब इन दोनों सर्कल की वजह से यहां पर एक रीजन जनरेट हो रहा है, ये रिंग टाइप रीजन है। इस रीजन को कहते हैं एन्युलर रीजन। और एक्चुअल में हमारा जो लॉरेंट फंक्शन होता है, लॉरेंट सीरीज होती है, वो इसी एन्युलर रीजन के अंदर हमें बताती है कि किस तरीके से हमारा फंक्शन यहाँ पर एनालिटिक है और किस तरीके से इस रीजन में किसी भी पॉइंट के लिए हमें एक सीरीज मिल सकती है। तो चलिए इसी के बारे में अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये हमारा जो डेफिनेशन था किसका, लॉरेंट सीरीज का। अब इसके कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। और हाँ, क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, बड़े आसान, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं यहाँ आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, मतलब लॉरेंट सीरीज के क्वेश्चन को करने के लिए। तो क्वेश्चन को जरा ढंग से देखिएगा कि किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, और मैं गारंटी देता हूँ इस तरीके से अगर आप लॉरेंट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके सारे क्वेश्चन 100% परफेक्ट होंगे और एकदम सही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। तो अब मैं बात करता हूं मेरे लॉरेंट सीरीज के क्वेश्चन पे। तो देखो मेरे पास एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है f of z z-1 z-2। यहां मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें दे रखी है। पहला मेरे पास रीजन दे रखा है 0 से 1 का, दूसरा मेरे पास रीजन दे रखा है 1 से 2 का, और तीसरा मेरे पास रीजन दे रखा है कि z जो है वो ग्रेटर देन कितना है 2 है। ये तीन रीजन मेरे पास दे रखे और मुझसे बोला है इन तीनों रीजन्स के लिए लॉरेंट सीरीज को फाइंड आउट कीजिए। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपका जो फंक्शन होता है उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो 1/z-1 z-2, इसको इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। आपको पता होगा इंटीग्रेशन में हम ये तरीका अपनाते थे। तो 1 इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये z-2 और यहाँ एलसीएम लिया तो ये z-1, ये नीचे वाले तो कट जाएंगे, तो 1 गया कितना 1। अब देखो अब इसमें से a b की वैल्यू निकालेंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, a को z से मल्टीप्लाई करेंगे, a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रियल पार्ट को अलग रखेंगे, ऐसा अलग करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका है। देखो z-1 को रखो 0 की जगह, बराबर रखो, तो z बराबर कितना आया 1 आया। 1 की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ आएगा -a, ये -1 हो जाएगा तो -a, और ये पूरी टर्म 0। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, -1 आई। चलो सर बात खत्म। अब नेक्स्ट टाइम में z-2 को 0 रखेंगे तो हमारे पास z बराबर कितना आएगा 2 आएगा। एंड लेट्स नाउ z बराबर 2 यहाँ पर रखेंगे तो ये टर्म 0, b बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो b इक्वल्स टू 1। a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई सर, आ गई a और b की वैल्यू। लेट पुट द वैल्यू हियर नाउ। 1 z-1 plus b, 1/z-2। Even now you have to understand one thing here, that the functions are now separated. Okay, so अब यहां पर आपको एक चीज करनी, वो क्या करनी वो मैं बताऊंगा। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि किसी भी रेंज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मतलब ये अपने आप 3 रीजन्स दे रखे हैं, तीनों रीजन्स को सॉल्व करने में इसी का ही इस्तेमाल होगा। तो ये समझ लेना अपना प्राइमरी फंक्शन है। अब हालांकि बुक में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है,
मैं समझाने के लिए कह रहा हूं क्योंकि इसी से सब कुछ सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम अपनी पहली लिमिट को लेते हैं, यानी अपने पहले रीजन को लेते हैं, जो कि हमें ये कहता है कि भाई 0 से 1 के बीच में लॉरेंट सीरीज को फाइंड आउट करो। तो देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका बता रहा हूं, 2 स्टेप में आपका आंसर हो जाएगा। आपको ज्यादा पड़पच करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली आपको एक बात याद रखनी है, इन दोनों को जोड़ो 0 + 1 और इनको 2 से डिवाइड किया, आंसर कितना है 0.5। हमारे पास फंक्शन कौन सा, ये वाला है, इसी को लेंगे -z - 1 1/z - 2। अब आपको सबसे पहले क्या करना है वो देखो, इस 0.5 को z की जगह रखकर देखना है, यहां पर रख के देखना और यहां पर भी रख के देखना है। अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है, मतलब अगर आपके डिनोमिनेटर में वैल्यू जो नेगेटिव आ रही है, जैसे कि अगर मैं z - 1 में 0.5 रखता हूं तो मुझे आंसर मिलेगा -0.5, ये नेगेटिव है। नेगेटिव नहीं आना चाहिए, हमेशा याद रखना, ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। तो z - 2 मैं अंदर रखता हूं तो मुझे मिलेगा -1.5, ये दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। हमेशा याद रखेगा, ये जो वैल्यू आप पुट करते हो लिमिट की यहां पर, इसमें ये कभी नेगेटिव नहीं आने चाहिए। क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव तो एक ही केस में आ सकते हैं, आप क्या करो, इनको उल्टा करो। याद रखना, अगर ये नेगेटिव आ रहे हो, अगर ये क्या आ रहे हो, नेगेटिव आ रहा हो, तो आपको इनके साइन चेंज करने हैं। साइन चेंज करने मतलब ये z - 1 लिखा हुआ है, ये अंदर जाएगा तो क्या बनेगा 1 - z। ये z - 2 लिखा हुआ है, ये जाएगा तो 2 - z। समझ आया आपको? आपको पहला काम हमेशा यही होना चाहिए, ये चेक करना है आपका कि आपका नेगेटिव तो नहीं बन रहा है। ऐसा क्यों करा रहा हूं, ऐसा इसलिए करा रहा हूं क्योंकि देखो, अगर मैं रीजन के हिसाब से करवाऊं तो फिर हमें लिमिट रख के देखनी पड़ती है कि किस लिमिट में ये 1 से छोटा दे रहा है, किस लिमिट में 1 से बड़ा दे रहा है। तो हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं। सिंप्लीफिकेशन के लिए ये बात हमेशा याद रखिएगा, कुछ मत करना, ज्यादा डीप में मत घुसना इसके, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं जब क्वेश्चन कर रहा था देन मैं भी कंफ्यूज था कि कब माइनस करना है, कब प्लस करना है, कब कौन सी लिमिट रखनी है, मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था। जब मैंने इनको एनालाइज किया तब मुझे पता चला कि हाँ, ये करने से ज्यादा चीज आसान हो रही है और यही आंसर एक्यूरेटली दे रहा है। तो आपको याद रखना, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इन जो लिमिट्स होगी इनका प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, उसको रख के देखो, उसको रख के देखा अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना। अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव बनाने में कुछ नहीं करना, साइन चेंज कर देना, मतलब साइन को बाहर ले लो। देखो, अब यहां पर अगर आप z की वैल्यू रखते हो तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। अब अगर आप यहां पर z की वैल्यू रखते हो और ये यहां पर 2 - z, अब अगर आप यहां z की वैल्यू रख के देखो, आपको यहां पर पॉजिटिव ही मिलेगा, 1 - z 1 - 0.5, आंसर कितना है 0.5। अब रखो 2 - z, कितना आएगा 2 - 0.5, आंसर कितना है 1.5। ये ऐसे बता रहा हूं मैं, देख लो, समझ गए। तो आपका सबसे पहला काम होगा साइन को चेंज करना। क्या काम होगा, साइन को चेंज करना। और साइन चेंज तभी होगा जब आपका नीचे क्या दे रहा हो, नेगेटिव आ रहा हो। क्या आ रहा हो, नेगेटिव आ रहा हो। अभी मैं आगे क्वेश्चन करूंगा तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो ये पहला स्टेप है, ठीक है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना, दूसरा स्टेप इससे भी आसान है। दूसरा स्टेप हमेशा याद रखना, यहां पर हमेशा 1 होना चाहिए। कहां, कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए यहां पर। अब इसके यहां पर तो 1 है तो इसको छेड़ना ही नहीं है। इसके यहां कितना 2 है तो 2 को बाहर ले लो तो ये 1 बन गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऊपर लूं तो ये 1 - z इनवर्स और ये 1/2 1 - z/2 इनवर्स, ये बनेगा। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप इसकी सीरीज को खोल दो। सीरीज को खोल दे, हाँ सीरीज को खोल दो, ये बाइनोमियल सीरीज है तो ये बनेगा 1 + z + z² डॉट 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 -½ 1 + z/2 z²/4 डॉट डॉट डॉट। ये आपकी सीरीज बन गई, काम खत्म, लॉरेंट सीरीज तैयार। तो इसलिए याद रखना 2 चीजें। सबसे पहला आपको चेक करना है कि आपका आंसर नेगेटिव तो नहीं आ रहा, नेगेटिव आ रहा है तो उसको साइन चेंज कर दो। फिर उसके बाद यहां पर 1 होना चाहिए, बस 1 बना दो। चलो सर, ये तो हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, दूसरे रीजन पर बात करते हैं। हमारा जो दूसरा रीजन है वो क्या दे रहा है, 1 z और 2, 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में देखना है हमारा प्राइमरी फंक्शन लो भाई, क्या 1 - 1 z और z - 2, यही लेना हमेशा। चेक करके देखें, 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है, 3 का 1.5। चेक करके देखो, z - 1 1.5 - 1 कितना आया 0.5, मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब इसका साइन चेंज
नहीं करना है, इसको पकड़े रहना दो, चुपचाप बैठे रहना दो इसको। z माइनस टू 1.5 माइनस 0.5 सॉरी 1.5 माइनस 2 तो 0.5 इसका माइनस का मतलब इसका साइन चेंज होगा, तो इसका साइन चेंज करो, 2 माइनस जेड हो जाएगा, ये हो गया, बस बात खत्म। अब इसकी लॉरेंट सीरीज बनानी है। सेकंड काम अपना, यहां हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यहां हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहां पर तो z है, कुछ नहीं करना, z को बाहर ले लो, तो ये बन गया 1/1 माइनस जेड, और ये कितना हो गया 2, 1 माइनस जेड बाय 2 हो गया भाई, हो गया। चलो अब इसको ऊपर ले लो, ऊपर ले तो माइनस का 1 बाय जेड, 1 माइनस 1 बाय जेड इनवर्स, माइनस का 1 बाय 2, 1 माइनस जेड बाय 2 का इनवर्स। अब इसकी सीरीज खुलेगी, खोल दो इसकी सीरीज, 1 प्लस 1 बाय जेड, 1 बाय जेड का स्क्वायर डॉट 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 1 बाय 2, 1 प्लस जेड बाय 2 जेड स्क्वायर बाय 4 आ गया। ये खुल गई अपनी सीरीज, देख लो आराम से, जो काम हमें लॉरेंट सीरीज बनानी थी एज इट इज लॉरेंट सीरीज बन गई। बड़ा आसान काम है, सिंपली 2 स्टेप के अंदर आपको काम करना, आपकी हर तरीके की लॉरेंट सीरीज बन जाएगी। नहीं तो आप इन्हीं रीजन्स में फंसे हुए रह जाओगे, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई जैसे कि ये वाला रीजन है, तो वो कहते हैं कि भाई z 2 से बड़ा है लेकिन हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, तो 1 से छोटा होना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर z को आप इधर लाओ तो ये 1 से छोटा बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 बाय जेड बनाना होगा आपको, यहाँ पर हर जगह 2 बाय जेड बनाना होगा जब आप इस लिमिट पे बात करेंगे। लेकिन अब ये लिमिट वाला काम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि बच्चा हर बार ये सोचता है कि सर कौन से लिमिट पहले रखूं या कौन सी रीजन में पहले हाथ डालूं, तो इस कंफ्यूजन से आपको दूर रहने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है। सिंपली आपको बस पहले फंक्शन चेक कर लेना है और दूसरा काम आपका क्या करना है, 1 बना देना है, ठीक है। चलो तो आप अपना एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, तीसरा, वापस हमारा प्राइमरी फंक्शन उठाते हैं। इस बार रीजन हमें दे रखा है ग्रेटर देन 2 दे रखा है, कोई बात नहीं। अब देखो, अब सर यहाँ पर तो जोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई लोड नहीं लेना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट यही रख के देखना है। तो देखो यहां रखूंगा मैं z-1 के अंदर मैं रखता हूं 2, z-1 के अंदर मैं रखता हूं 2, तो 2 - 1 हो जाएगा, 1 आएगा पॉजिटिव, तो मतलब इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। और z-2 में मैं रखता हूं 2 - 2 तो कितना हो गया 0, तो मेरा कितना हो गया 0, तो मतलब यहाँ पर आपको कोई भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा, बात ही खत्म हो गई। तो सर अब इसी के अंदर काम करना, इसी के अंदर काम करना। अब दूसरा काम, यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ भी 1 होना चाहिए, तो कुछ नहीं करना, यहाँ z को बाहर लो तो 1 - 1 बाय z, और यहाँ पर z को बाहर लो तो z 1 - 2 बाय z, ये 1 1 बन गया। अब ये सीरीज तैयार हो गई, 1 बाय z ऊपर गया तो 1 - z प्लस 1 बाय z, और ये 1 - 2 बाय z का इनवर्स, ये बन गई अपने पास सीरीज, हो गया। अब इसको एक्सपांड कर लेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये है लॉरेंट सीरीज को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका जो मैंने आपको बताया अभी, और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और ये क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस क्वेश्चन में सारे डाउट्स एक साथ क्लियर हो गए। ओके, चलो एक क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को थोड़ा करेंगे, पहले इसको आप ढंग से देख लीजिए कि मैंने यहाँ पर क्या क्या काम किए, ठीक है। चलो, अगर किसी भी बच्चे को किसी किस्म का कोई डाउट आ जाए, कैसा लॉरेंट सीरीज को सॉल्व करने का ये तरीका आपने बताया है समझ नहीं आया, देन यू कैन कमेंट मी, तो आप कमेंट करें और कमेंट के अंदर मुझे बताएं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। देखो fz इक्वल्स टू z-2 और z-1, इस बार क्वेश्चन ये दे रखा है और इस बार हमसे कहा गया है कि z-1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, z-1 जो है वो ग्रेटर देन है इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। चलो, अच्छा इक्वल्स टू नहीं दे रखा, ओनली ग्रेटर देन दे रखा है। तो पहले इसको सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट कुछ इस तरीके से होगा, कर देता हूं फटाफट। ओके, अच्छा इसको अलग अलग करेंगे। एक्चुअल में यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो रही है। अच्छा ये z-1 है यहाँ पर, हाँ इसलिए वो वैल्यूज थोड़ी सी चेंज आ जाती है, तो थोड़ा इसका ध्यान रखेगा।
z माइनस 2 z माइनस 1। आप वही z की जगह पहले 1 रख के देखेंगे, क्योंकि यहाँ -1 दिया तो उसको 0 के बराबर रखेंगे, तो z बराबर के एक बार कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 रखा तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया -1, तो z इक्वल टू कितना हो गया, a इक्वल टू कितना हो गया -1। फिर z बराबर कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो ये टर्म 0 और ये टर्म कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। हाँ, तो b बराबर कितना आएगा 2 आ गया, तो b बराबर 2 आ गया, अब रख दो, तो -1 अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2। ओके, एंड नाउ आपको एक काम करना है। क्या काम करना है सर? वही काम जो हमने पहले किया, लेकिन यहां पर सर रीजन तो ये दे रखा है, तो देखो जब भी ऐसा रीजन आपके सामने आए ना, तो कुछ मत करना, इस रीजन को t के बराबर मान लो या x के बराबर मान लो एज अ विषय। तो z माइनस 1 तो बराबर कितना हो गया t हो गया, तो इसका मतलब -1 बाय t, और z बराबर कितना हो जाएगा t प्लस 1, उसको उठा के यहाँ रख दो, t प्लस 1 का आप यहाँ रखोगे तो t प्लस 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा t माइनस 1, ये बन गया। लेकिन ये सीरीज नहीं बनी अभी तक, तो देखो सीरीज बनाने का बड़ा आसान काम है। अब सर आपने कहा था t को बाहर ले लो, यहाँ 1 बनाना है तो t को बाहर ले लो, बिल्कुल t को बाहर लेंगे, लेकिन पहला चेक तो करो कि पॉजिटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो अब मैं यहाँ पर एक ट्रिक और बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? हमने कहा z माइनस 1 को हमने t माना, तो इसका मतलब t 1 से ज्यादा है, t 1 से हमेशा ज्यादा होगा, t 1 से हमेशा ज्यादा होगा, इसका मतलब t की आप कोई भी वैल्यू रखो ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा, याद रखिएगा। t 1 से ज्यादा है, t 1 से ज्यादा आने का मतलब है आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव ही आएगी, जाहिर सी बात है, t 1 से ज्यादा लिमिट दे रखी है, तो इसका मतलब कोई भी वैल्यू रखो यहाँ पॉजिटिव ही आएगा। समझ आ गया? और अगर किसी को नहीं आया तो कुछ मत करो, ये 1 दे रखा है, इस 1 को यहाँ रख दो, तो 1 माइनस 1 0 होता है, 0 हमारा पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है, इसलिए हम उसको पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं। तो 2 रीजन बता दिया आपको मैंने। अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, पहले t कॉमन लेंगे, t मैंने कॉमन लिया, 1 अपॉन 1 बाय टी इनवर्स 1 बाय टी प्लस 1 अपॉन टी 1 प्लस 1 बाय टी माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, ये सब चलेगा। ये हमारी लॉरेंट सीरीज बनकर तैयार हो गई। अब कुछ नहीं करना है, t की जगह t का वैल्यू रख दो, अगर आपके क्वेश्चन में z में आंसर दिया गया है तो रख दो z माइनस 1। समझ आया? तो ये हमारी सीरीज होती है। तो आई होप सो आपको समझ में आएगा लॉरेंट सीरीज, टेलर सीरीज और हमारा पावर सीरीज के बारे में जो हमने बात की, एक एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बहुत अच्छा मेथड बताया, बहुत छोटा मेथड बताया मैंने, अच्छी लगी है तो भी कमेंट करें, बुरी लगी है तो भी कमेंट करें, कमेंट करना आपका फर्ज है, कमेंट जरूर करें, और हाँ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको शेयर जरूर करें। 17